34 सालों के बाद देश में नई शिक्षा नीति की घोषणा हुई है। कहते हैं कि जब किसी देश में बहुत बड़ा बदलाव लाना हो तो उसके लिए उस देश की शिक्षा नीति को भी बदलना पड़ता है। भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा एक नई शिक्षा नीति की घोषणा हुई है। इसीलिए आज हम आप सबको बताएंगे कि इससे देश के जो छात्र हैं वो, उनके माता पिता और उसके परिवार में कौन कौन से बदलाव आने वाले हैं। अगर आप कोई छात्र है या छात्र के माता पिता है तो आपको ये सब जानकारी सुननी चाहिए और आप चाहे तो इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो चलिए आज हम आपको ये बड़े बड़े बदलाव बताते हैं। अब तक भारत की जो शिक्षण व्यवस्था थी वो 10+2 के फॉर्मेट में हुआ करती थी, लेकिन अभी वो फॉर्मेट बदल के 5+3+3+4 के फॉर्मेट में बदल गया है। इसके तहत जो पहले 5 साल है उसमें प्री प्राइमरी के 3 इयर्स एंड पहली और दूसरी कक्षा के 1-1 वर्ष ऐसे करके उसका फॉर्मेट बनाया गया है। मतलब ये जो पहले 5 साल है उसे फाउंडेशन स्टेज कहा गया है, जिसमें बच्चों की नींव तैयार होगी। इसमें बच्चों के खेलकूद और दूसरी गतिविधियों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा और इस तरीके से बच्चों की पढ़ाई हो जाएगी। मतलब कि पहले के जो बच्चे बहुत ज़्यादा भारी बैग उठा के जाते थे, अब ये जो बच्चे हैं वो किस्मत वाले होंगे कि अब उनके साथ ये सब नहीं होगा और वो स्कूल जाके खेल कूद भी कर पाएंगे। इसके बाद जो 3 साल है उसमें तीसरी कक्षा से 5वीं कक्षा तक उसमें बच्चों को भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा और उसमें विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, कला है, गणित है, ये सारे जो विषय है उसका समावेश होगा। और उसके आगे के जो 3 साल है वो मिडिल स्टेज माने जाएंगे। इस स्टेज में बच्चों को निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाया जाएगा। ये जो 3rd स्टेज है कक्षा 6, 7 और 8, इसमें क्या करवाएंगे, जो भी निश्चित उनका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग उनको एजुकेशन दिया जाएगा। और इसके बाद 9 to 12 ये जो 4 साल है ये जो है उसे लास्ट स्टेज कहा जाएगा और इसमें जो स्टूडेंट्स है उसमें डिटेल उनको पढ़ाई करवाई जाएगी। उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसे भी डेवलप किया जाएगा और उनको जीवन में बड़े लक्ष्य निर्धारित करने के लिए भी प्रेरित किया जाएगा। और अब से स्कूलों में ये जो स्ट्रीम सिस्टम है वो नहीं होगा। पहले क्या होता था कि 3 स्ट्रीम्स होती थी, साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स एंड आर्ट्स, पर अभी ये जो स्ट्रीम्स है वो नहीं होगा। और अभी क्या होगा कि जो अगर किसी ने आर्ट्स लिया है तो उसको बायोलॉजी या फिज़िक्स में इंटरेस्ट है तो वो उसकी पढ़ाई भी कर सकता है। अगर कोई साइंस का स्टूडेंट्स है और वो इतिहास पढ़ना चाहता है तो वो भी पढ़ सकता है, मगर इनके लिए एक पर्टिकुलर पूल डिसाइड होगा और वो जो पूल है उसमें सब्जेक्ट्स है उसमें से ही उसे चुनाव करने पड़ेंगे। और जैसे कि साइंस का कोई स्टूडेंट्स है और उसे इतिहास पढ़ना है और एक जो पूल है उसमें ये दोनों सब्जेक्ट्स शामिल है तो वो दोनों सब्जेक्ट्स पढ़ सकता है। और इसी की वजह से कोई भी छात्र है वो एक साथ बायोलॉजी पढ़ सकता है, फिज़िक्स और आर्ट्स भी पढ़ सकता है, हिस्ट्री भी पढ़ सकता है, ये सारे सब्जेक्ट्स वो पढ़ सकता है। लेकिन अभी तक इसका कुछ स्पष्टीकरण नहीं हुआ है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि पहले जो इंग्लिश सब्जेक्ट होता था, मतलब अंग्रेज़ीकरण होता था, वो अभी बंद हो चुका है। मतलब कि 5वीं कक्षा तक जो भी पढ़ाई होगी वो कोई भी छात्र अपनी मातृभाषा में कर सकता है। जैसे कोई महाराष्ट्र का है वो अपने बच्चों को मराठी मीडियम में रख सकते हैं, गुजरात हो तो गुजराती में। मतलब ये जो राष्ट्रभाषा में 1 से 5 तक 5वीं कक्षा तक उनको पढ़ाया जाएगा और इंग्लिश जो है वो सिर्फ एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाएगा। मतलब अभी ये जो स्कूलों का अंग्रेजीकरण का दौर है वो ख़त्म हो चुका है। अभी इंग्लिश की इतनी कोई अनिवार्यता नहीं रहेगी। 6ठी कक्षा से ही बच्चों को कंप्यूटर कोडिंग सिखाया जाएगा। मतलब कि बच्चे 6ठी कक्षा से ही सॉफ्टवेयर और जो एप्लीकेशंस है वो बनाना सीख पाएंगे। और 6ठी कक्षा से ही जो छात्र है उनको इंटर्नशिप का मौका भी मिलेगा। मतलब कि किसी छात्र को पेंटिंग में इंटरेस्ट है तो वो स्कूल के टाइमिंग में ही इंटर्नशिप के लिए कोई पेंटर के पास जा सकता है और उसे जो भी जिसमें भी वो इंटरेस्टेड है, मतलब वो उसके पास से एजुकेशन गेन कर सकता है।
अगर किसी छात्र को सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट है तो वो किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में जाके अपनी इंटर्नशिप पूरी कर सकता है। और जो 9वीं से 12वीं कक्षा के जो छात्र हैं उनके सेमेस्टर सिस्टम कर दी गई है और साल में 2 बार उनको एग्ज़ाम्स देना पड़ेगा और ये दोनों एग्ज़ाम्स के जो मार्क्स दोनों एग्ज़ाम्स का जो रिज़ल्ट है वो इकट्ठा करके फाइनल मार्कशीट बनेगी। तो अभी ये जो बच्चे हैं उनको पूरे साल पढ़ाई करनी पड़ेगी और वो ऐसे बच नहीं सकते कि वो बाद में पढ़ लेंगे या एग्ज़ाम के टाइम पे पढ़ लेंगे, ऐसा वो नहीं कर पाएंगे। कभी कभी ये जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं कि पूरे साल मस्ती करते रहते हैं, धमाल करते हैं और साल के एंड में एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम्स वो पढ़ते हैं और कभी कभी इसमें से कितने बच्चे जो है वो अच्छे नंबर्स भी ले आते हैं और अच्छे रैंक भी कर लेते हैं, पर अब ये सब नहीं चलेगा। इसके अलावा बोर्ड के एग्ज़ाम्स को आसान बना दिया जाएगा और इसमें बच्चों की समझने की क्षमता पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। मतलब कि जो बच्चे ट्यूशन्स में जाके रट्टा लगा के लिखते थे और इजीली पास हो जाते थे, अच्छे मार्क्स ले आते थे, वो सब अब नहीं चलेगा, बल्कि रट्टा मारने की बजाय उनकी जो समझने की शक्ति है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। और अब बोर्ड की परीक्षा में छात्रों को अपनी पसंद से भाषा में एग्ज़ाम्स लिखने की पूरी छूट होगी। मतलब कि अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो आप उसमें भी लिख सकते हो और अगर आप हिंदी में चाहो तो आप हिंदी में भी जो आंसर शीट्स है उसमें लिख सकते हो। और छात्रों का जो रिपोर्ट कार्ड है वो भी अब पहले की तरह नहीं बनेगा। रिपोर्ट कार्ड बनाते समय छात्रों की जो करिकुलर एक्टिविटीज़ है, अदर एक्टिविटीज़ है, उनका जो मेंटल स्टेटस है, ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के उन्हें अंक दिए जाएंगे। और इसके अलावा जो असेसमेंट है रिपोर्ट कार्ड का वो 360 डिग्री असेसमेंट होगा। इसमें ये जो बच्चे हैं वो खुद अपने आप को अंक देंगे। इसके बाद जो विषय पढ़ाने वाले शिक्षक हैं वो भी उन्हें अंक देंगे, उनके जो कलीग्स हैं सहपाठी वो भी उन्हें अंक देंगे और इस तरीके से 360 डिग्री असेसमेंट होगा। कॉलेज की जो शिक्षा नीति है उसमें भी बहुत परिवर्तन आया है। मतलब कि अभी जो छात्र कॉलेज में जाने वाले हैं उनके लिए भी अच्छी खबर है। जैसे अगर किसी के 12th बोर्ड में अच्छे परसेंटेज नहीं आए हैं तो वो लोग कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट दे सकते हैं। मतलब अगर किसी कॉलेज में उन्हें एडमिशन नहीं मिलता और वो बच्चे कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट देने वाले हैं तो उससे जो अंक आते हैं, उसका जो रिज़ल्ट आता है, वो रिज़ल्ट को ये जो 12th के रिज़ल्ट्स है उसके साथ जोड़ के जो अंक मिलते हैं उसके बेसिस पे भी आप कोई भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। ये जो ग्रेजुएशन कोर्सेज़ है उसको भी 3 और 4 साल में बांट दिया गया है। पहले क्या होता था कि अगर आप ग्रेजुएशन में मतलब कॉलेज में एडमिशन लेते थे तो आपको 3 या 4 साल पूरे करने पड़ते थे। अगर आप बीच में ही ऐसे छोड़ देते थे तो आपको वो जो सर्टिफिकेट होता है ग्रेजुएशन का वो नहीं मिलता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर आप 1 साल के बाद पढ़ाई करके कॉलेज छोड़ देते हो तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। मतलब कि ये आपका एक कोर्स सर्टिफिकेट माना जाएगा। और अगर आपने कॉलेज के 2 साल पास कर लिए और 2 साल के बाद आपने पढ़ाई छोड़ दी तो आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा। और उसी तरह आपने अगर 3 साल पढ़ाई कर ली तो आपको डिग्री मतलब बैचलर्स डिग्री का सर्टिफिकेट मिलेगा। और अगर आपने 4 साल पढ़ाई कंप्लीट कर ली तो फिर आपको जो बैचलर डिग्री का जो सर्टिफिकेट है वो रिसर्च के साथ आपको मिलेगा। मतलब अब आपको बीच में कॉलेज छोड़नी हो तो आप छोड़ सकते हो और उसके अकॉर्डिंग आपको सर्टिफिकेट मिल सकता है। इसके बाद जो कॉलेज के छात्र है वो एक साथ और विषय में अगर पढ़ना चाहे तो वो लोग एक साथ दूसरे सब्जेक्ट्स पे भी पढ़ाई कर सकते हैं और इसे मल्टी एंट्री मल्टी एग्ज़िट कहा जाता है। मतलब जब ये किसी और सब्जेक्ट्स में पढ़ना चाहे तो वो उसमें एडमिशन भी ले सकते हैं और जब वो इसमें इसे छोड़ना चाहे तो वो उससे एग्ज़िट भी कर सकते हैं। उसके अलावा एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाई जाएगी और जिसमें आपने जितने भी कोर्स किए हैं उसके स्कोर डाले जाएंगे। और अगर आप किसी में डिग्री करना चाहते हो तो ये जो सारे आपके जमा किए गए अंक हैं वो उसमें जोड़ दिए जाएंगे। और ये सारी जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से ऑनलाइन डिजिटल होगी। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो नई शिक्षण नीति है वो लागू कब से होगी, तो इसके लिए एक बिल तैयार किया गया है, नेशनल हायर एजुकेशन बिल। वो कैबिनेट से पास आउट हो गया है और उसकी मंजूरी मिल चुकी है और उसके बाद संसद में पेश किया जाएगा
और उसके बाद उसे मंजूरी मिल जाएगी और उसके बाद अलग अलग राज्य व्यवस्था में ये जो एजुकेशन सिस्टम है उसे दाखिल करना पड़ेगा। और उसके बाद आप सबको ये चिंता सताती होगी कि ये शिक्षण नीति तो बन गई, लेकिन इसके बाद ये जो इतनी भारी भरकम फीस है उसका क्या होगा। तो उसके लिए भी अभी तक चर्चा मंत्रणा हो रही है और इसके लिए भी बहुत जल्दी कुछ डिसीज़न आएगा। हालांकि ये जो शिक्षा नीति है वो अभी अभी दाखिल हुई है, अभी अभी आई है, तो इसके कुछ चैप्टर्स है, इसकी जो इसके जो भी कुछ नियम है वो अभी तक इतने क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है। तो इसका पूरी तरह से विश्लेषण होने के बाद मैं आपको फिर से बताऊंगी कि और कौन कौन से चेंजेस हुए हैं और पर्टिकुलर जो भी कंफ्यूजिंग बीच बीच में कुछ है तो वो सब क्या है। सो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड विथ मी। मैं हूँ दीप्ति एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।